सो स्टूडेंट्स, अमाइंस में हम सबसे पहले ये रीड करते हैं कि अमाइंस आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो अमाइंस जब किसी अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हो उन्हें हम बोल देते हैं अमाइंस, जो कि अमोनिया से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अमाइंस में सबसे पहले होते हैं प्राइमरी अमाइंस यानी कि 1 डिग्री अमाइंस। अगर NH2 के साथ एक अल्काइल ग्रुप है देन इट इज प्राइमरी अमाइन। जैसे कि यहाँ पर है मिथाइल अमाइन, इसका है कॉमन नेम और इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नेम है मीथेन अमाइन। ऐसे ही 2 कार्बन के साथ NH2 है तो ये बनेगा इथेन अमाइन। ठीक है, सेकेंडरी अमाइंस होते हैं जब यहां पर N के ऊपर 2 यहां पर अल्काइल ग्रुप्स आ जाए, मतलब NH रह गया है, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर कर अमोनिया के 2 अल्काइल ग्रुप्स हमने जोड़ दिए हैं, तो ये बन जाएगा N पर है मिथाइल, एक ये वाला, और दूसरे को हम यहां पर लिख देंगे मीथेन अमाइन। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल है, यहां पर N पर एक तरफ है 1 कार्बन, एक तरफ है 2 कार्बन, तो 1 कार्बन छोटी चेन का नाम आगे लिखेंगे N मिथाइल, और ये है 2 कार्बन वाला तो इसे हम लिखेंगे इथेन अमाइन। ठीक है, तो ऐसे हम इनकी कुछ एग्जांपल्स यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर आता है यहां पर हमारे पास 3rd डिग्री अमाइंस। ठीक है, तो 3rd डिग्री अमाइंस में क्या होता है, दिस वन, तो यहां पर है कि सिर्फ यहां पर N रह गया है, बाकी सभी हाइड्रोजन्स की जगह पर हमने अल्काइल ग्रुप्स लगा दिए हैं, तो ये दोनों छोटी चेन्स हैं तो ये बन जाएंगी NN, क्योंकि N पर 2 ग्रुप्स हैं, डाई मिथाइल, इसका बन जाएगा इथेन अमाइन। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाले कुछ ग्रुप्स हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा हो दैट इज नोन एज एरोमेटिक अमाइंस। तो एरोमेटिक अमाइंस की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नोन एज एनिलीन। ठीक है, इसको हमने इससे पहले चैप्टर्स में भी बहुत बार यूज किया है। अगर बेंजीन के साथ वाले C पर NH2 हो देन इट इज नोन एज बेंजाइल अमाइन। ठीक है, और ऐसे ही अगर बेंजीन के NH के ऊपर हमने CH3 जोड़ दिया देन इट इज नोन एज N मिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो ये कुछ इसके यहां पर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गई। अब हम इनकी कुछ करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो रिएक्शंस आपने अच्छे से यहां पर अंडरस्टैंड करनी है। सो नाउ सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास यहां पर दैट इज होफमैन्स अमोनोलाइसिस। ठीक है, होफमैन्स अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस की रिएक्शन हमें यहां पर करवानी है विद अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, दिस इज अल्काइल हैलाइड RCl। ठीक है, RCl में हम ऐड करेंगे इथेनॉलिक अमोनिया, अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो सिंपली क्या होगा कि Cl की जगह पर NH2 यहां से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन आगे फिर से एक अल्काइल हैलाइड के मोलिक्यूल के साथ होगी और यहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहां पर बन जाएगा एक सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, यहां पर अभी भी एक हाइड्रोजन है तो एक मोलिक्यूल और रिएक्ट कर जाएगा और ये भी रिमूव कर देगा और यहां पर बन जाएगा हमारे पास 3rd डिग्री अमाइन। अब 3rd डिग्री अमाइन एक और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होकर यहां पर R4N पॉजिटिव Cl आयन दैट इज द क्वाटनरी अमोनियम साल्ट। ठीक है, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट तक ये बना सकता है। तो मतलब सिंपल है कि अल्काइल हैलाइड के मोलिक्यूल्स एड अप होते जाएंगे और एंड में हमें ये वाला प्रोडक्ट बना देंगे। तो इससे हम प्योर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हैलाइड्स, प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइंस को बनाना काफी मुश्किल है इस रिएक्शन के साथ। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपको याद रखना है कि अगर हम एक्सेस में अमोनिया यूज करते हैं तो हमें ज्यादा अमाउंट मिलेगा प्राइमरी अमाइंस का, क्योंकि आगे हो पाना फिर मुश्किल हो जाएगा, ये वाली चीज ज्यादा बनेगी क्योंकि सारा अल्काइल हैलाइड इसके साथ रिएक्ट होता रहेगा। अगर हम अल्काइल हैलाइड यानी कि RX या फिर RCl को ज्यादा यूज करते हैं, X मतलब हेलोजन, तो हमें ये जो एंड में सोल्ट बना था इसका अमाउंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। सेकेंड रिएक्शन आती है यहां पर रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स में NO2 जुड़ा हो, जैसे कि RNO2 मतलब यहां पर होगा देखिए एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब आप यहां पर कोई भी एग्जांपल बना लें, CH3 CH3 CH2। ठीक है, ऐसी अब आप लोग यहां पर कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे हम ये वाली एग्जांपल बना लेते हैं। ठीक है, CH3 CH2 NO2, इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और इस NO2 का बन जाएगा NH2। ठीक है, तो ऐसे हम इसके साथ प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं इनकी रिडक्शन कर। रिडक्शन के लिए हमें क्या यूज करना है, सिंपली हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। रेने निकल होता है स्पोंगी निकल। ठीक है, इसके बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, स्पोंगी इसको बनाया जाता है, वो होता है रेने निकल या फिर एयर प्लेटिनम, या फिर हम SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऑप्शन हैं। एक इसमें स्पेशल एक्शन आती है, वैसे तो अगर आप लोग एरोमेटिक यानी कि बेंजीन के ऊपर NO2 जुड़ा हो,
इसमें से कुछ यूज करेंगे तो एनिलीन बना देगा वो, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर NH2 बन जाएगा। अगर हम यहां पर नाइट्रोबेंजीन के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको यूज करते हैं, तो ये रिएक्शन यहां पर स्पेशल है। तो ये इसका क्या बना देगा, दैट इज एजोबेंजीन। मतलब NN के साथ दोनों साइड पर बेंजीन जुड़ी होंगी, तो ये रिएक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अदरवाइज हमें एनिलीन मिलेगी, बस इसके साथ ये वाला स्पेशल कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास रिडक्शन में ही, पहले हमने की थी रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स, अब हम सोल्व करेंगे रिडक्शन ऑफ द साइनाइड्स या फिर आइसोसाइनाइड्स या फिर अमाइड्स। इन सभी की रिडक्शन के साथ हमें क्या मिल जाता है, अमाइंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है यहां पर साइनाइड्स, जिनके साथ CN जुड़ा होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी यूज कर लें, सभी ऑप्शंस हैं, सोडियम इन अल्कोहल या फिर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमें अमाइंस मिल जाएंगे। क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इस C के साथ और 2 हाइड्रोजन इस N के साथ, तो हमें यहां पर अमाइंस मिल जाएंगे। प्लीज साथ में नोट्स बनाएं, आपको फिर ही इसका 100% फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर हम यहां पर आइसोसाइनाइड को यूज करते हैं, दिस इज नोन एज आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड्स क्या होते हैं, जब हमारा बॉन्ड जो है वो यहां पर N के साथ फॉर्म हुआ हो, मतलब NC जुड़ा हो ना कि CN, ये होते हैं साइनाइड्स, ये होते हैं आइसोसाइनाइड्स, ठीक है। ये हमने सब कुछ इससे पिछले यूनिट्स में भी बहुत बार रीड किया है। इसकी भी रिडक्शन करवाएंगे, तो यहां पर हाइड्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन, तो यहां से हमें सेकेंडरी अमाइन मिलेगा, ठीक है। और इसमें एक और बात, अगर हम अल्काइल हलाइड से शुरू हो जाए, ठीक है, आपने हेलोल्केन्स हेलोरीन्स वाले चैप्टर में ये बात सीखी होगी। अल्काइल हलाइड X यानी कि हेलोजन, उसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं अल्कोहलिक KCN के साथ, तो ये वाला मिलेगा प्रोडक्ट, ये आगे बाद में हमें अमाइन बना देगा। तो एक C एटम हम इस चेन में ऐड कर सकते हैं, मतलब कि चेन की असेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग मतलब क्या होता है कि चेन का साइज इंक्रीज किया जा सकता है बाय दिस रिएक्शन, ठीक है, इस वे के साथ, क्योंकि यहां पर जितने कार्बन होंगे, एक कार्बन इसका भी इसके बीच में एड अप होकर हमें एक कार्बन ज्यादा वाला अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, दैट इज फॉर द कि अमाइड्स, तो अमाइड्स की रिडक्शन के लिए एक स्टेप में हम ऐड करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकंड स्टेप में इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। तो इसमें यहां पर ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और हमें यहां पर अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अमाइड्स की रिडक्शन के साथ भी अमाइंस बना सकते हैं, इन सभी की रिडक्शन कर कर अमाइंस बन सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन रिएक्शन, ठीक है, दैट इज नोन एज होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहां से याद रखिएगा ब्रोमोमाइड, ठीक है, ब्रोमो यानी कि Br2 यूज करना है और अमाइड की, ये है अमाइड्स, ठीक है। ब्रोमोमाइड, ब्रोमीन यूज कर कर अमाइड की डिग्रेडेशन करवानी है, मतलब उसमें से कुछ बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये है जनरल फार्मूला ऑफ द अमाइड्स, RCONH2, ठीक है। तो CO ग्रुप के साथ NH2 जुड़ा हो, दैट इज नोन एज द अमाइड्स, ठीक है। तो अमाइड्स में हमने ऐड करना है ब्रोमीन विद KOH, रिपीट करता हूं मैं, ब्रोमीन विद KOH ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां से ये जो CO है, ये CO बाहर निकल जाएगा और RNH2 एक हमें बना देगा अमाइन, ठीक है। सो दिस इज अमाइन। तो अमाइड से अमाइन बनाना, ठीक है, अमाइड से अमाइन बना लिया हमने, ओके। तो ये जो था K और ये जो CO बाहर निकलेगा, ये बना लेगा यहां पर K2CO3 और साथ में KBr, यहां से Br के साथ ये कुछ यहां पर बाय प्रोडक्ट्स बनकर बाहर निकल जाएंगे। आपको अपने मेन प्रोडक्ट को याद रखना। इसके साथ क्या हुआ कि हमने चेन में से एक C एटम बाहर निकाल दिया, चेन का साइज छोटा कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं स्टेपिंग डाउन द सीरीज। तो ये अब क्या है, ये है यहाँ पर इथेन अमाइड, नाम सुनिए और साथ में नोट कीजिए, इथेन अमाइड, ठीक है। इसमें हम सेम यही वाली रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इसको बाहर निकाल दें, तो ये बन गया CH3NH2, ये क्या बना, मीथेन अमाइन, ठीक है। इथेन अमाइड से मीथेन अमाइन, ठीक है। ऐसे ही है ये अब यहाँ पर बेंजा अमाइड, बेंजीन के साथ है, क्या है ये, बेंजा अमाइड। इसमें भी सेम चीज ऐड करते हैं, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो क्या होगा, ये CO बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा हमारे पास एनिलीन, ठीक है। तो बेंजामाइड बनाएगा यहां पर एनिलीन, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन को अच्छे से आप लोगों ने याद रखना है और क्या क्या बनता है उनके नेम्स जरूर याद रखिए, ठीक है।
तो आगे चलते हैं। जितनी भी रिएक्शंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए सिर्फ यह सिलेक्ट की हैं, तो आपको इतना ही अच्छे से याद रख लेना है। सो नाउ इसके बाद आती है हमारी रिएक्शन दैट इज द गैब्रियल्स पिथैलिमाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल्स पिथैलिमाइड सिंथेसिस, इसके साथ हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमाइंस को बना सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पर पिथैलिमाइड। सो आप लोगों को याद होगा एक होता है हमारे पास पैथेलिक एसिड, यहाँ पर है फॉर्मूला, दिस इज द पैथेलिक एसिड। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर OH की जगह पर NH यूज किया है, इनको ज्वाइन करवाकर, ये होता है पिथैलिमाइड। इसमें हमने ऐड किया सबसे पहले अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH का सिंपल सा काम है, वो सिर्फ क्या करेगा, यहाँ पर H की जगह पर K पॉजिटिव अटैच करवा देगा। अब ये जो है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा हमारे अल्काइल हैलाइड पर। ठीक है, हमने अल्काइल हैलाइड बीच में ऐड किया है C2H5Br। ठीक है, क्योंकि अल्काइल जो हैलाइड्स होते हैं यानी कि हैलोअल्केन्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। आप लोगों ने उस यूनिट में बहुत बार रीड, SN1 SN2 वाली जो रिएक्शंस होती हैं, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये अल्काइल ग्रुप N के साथ जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी सिंपली हमें हाइड्रोलाइसिस करवा देनी है, चाहे आप लोग एसिडिक मीडियम में करवाएं चाहे आप लोग बेसिक मीडियम में करवाएं। इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये यहां से अमाइन बना देगा C2H5NH2, और यहां पर OH, यहां पर OH, और ये बन जाएगा पैथेलिक एसिड। ठीक है, ओके, तो ये भी सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें एक बात आप लोगों को बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है कि क्या हम इस रिएक्शन के साथ एरोमेटिक अमाइंस को बना सकते हैं। अब ये एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं, यानी कि ये वाले, ठीक है, बेंजीन वाले, यानी कि एनिलीन। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, एरोमेटिक अमाइन यानी कि ये एनिलीन। तो एरोमेटिक अमाइंस इस रिएक्शन के साथ हम बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर ये जो फॉर्म हुआ था दैट इज अनायन, जिसने अटैक करना था वो इस पर अटैक बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज एरोमेटिक अमाइंस डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय अनायन फॉर्म्ड बाय द पैथेलिमाइड। ठीक है, क्योंकि इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, इसलिए ये रिएक्शन इनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस यानी कि बेंजीन के बिना वाले जो होते हैं वही इसमें बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, सो आगे चलते हैं। फिफ्थ रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कार्बोलमाइन रिएक्शन। ठीक है, कार्बोलमाइन रिएक्शन या फिर हम इसे बोल देते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये भी सिर्फ 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अमाइंस के बीच ही शो होती है, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, मतलब बेंजीन वाले भी और दूसरे भी सभी में, बट 1 डिग्री यानी कि NH2 जुड़ा हो। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन में ऐड करेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो मैं आपको बता दूं क्लोरोफॉर्म वाली एक रिएक्शन और होती है, वो कौन सी है, रीमर टिमर रिएक्शन, जिसमें हम क्या बनाते हैं, जिसमें हम बनाते हैं सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस में हम बेसिकली क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं। सो क्लोरोफॉर्म एंड KOH अल्कोहलिक, यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसे हमने करना है वार्म। तो ये जो NH2 ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप का ये क्या बना देगा, ये इसका NC बना देगा, आइसोसाइनाइड वाला NC। ठीक है, इस NH2 का NC बनाएगा, चेन का कोई भी C एटम बिल्कुल नहीं यूज होगा, वो सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी फॉल स्मेलिंग होती है। ठीक है, इसकी फॉल स्मेल होती है, जिसके साथ कि इसकी डिटेक्शन हो सकती है। इसलिए हम प्राइमरी अमाइंस की, अगर हम सेकेंडरी अमाइंस या फिर 3rd डिग्री अमाइंस की में से डिस्टिंक्शन करनी हो प्राइमरी की, तो प्राइमरी के लिए ऑलवेज यही रिएक्शन प्रेफर की जाती है। जैसे कि यहां पर हमने एनिलीन की एग्जांपल दी है, तो एनिलीन में अगर हम सेम रीजेंट्स को ऐड करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं एरो के ऊपर, CHCl3 एंड KOH अल्कोहलिक। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एनिलीन का क्या बना देगा, यहां पर NC लग जाएगा, मतलब बेंजीन के ऊपर NC अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी फॉल स्मेल होगी, तो इसके साथ हम प्राइमरी अमाइंस की डिटेक्शन कर सकते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, दोबारा मैं आपको फिर से पूछूंगा, वहां पर आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है अब हमारे पास यहाँ पर असाइलेशन। तो असाइलेशन जैसे कि हम इससे पहले भी बहुत बार रीड कर चुके हैं, असाइलेशन का मतलब क्या होता है कि हमें CH3 CO ग्रुप को जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं असाइलेशन, हमें CH3 CO ग्रुप को यहाँ पर ऐड करवाना है, यानी कि इस ग्रुप को। ठीक है, तो अमाइंस के साथ इनकी जब रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, दिस इज अवर अमाइन, हमने यूज किया यहाँ पर RCOCl। ठीक है, तो असाइल ग्रुप में R चेन आगे तो और भी हो सकती है,
तो ये जस्ट क्या होगा, ये जो COR ग्रुप है ये यहाँ पर जाकर N के साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़कर HCl बनाकर बाहर निकल जाएगी, पर RNHCOR इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, सो इसकी एक एग्जांपल है आगे। तो यहाँ पर हमने एनिलीन की असाइलेशन करवाई है, तो ये CH3CO ग्रुप इस NH के साथ जुड़ गया है और ये यहाँ पर बन चुका है स्टेनिलाइट, ये इसका एक कॉमन नेम है। ठीक है, वैसे इसका जो यहाँ पर IUPAC नेम भी काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है, वो क्या बनेगा, N फिनाइल। तो N पर है फिनाइल और 2 कार्बन है, ये बनेगा इथेन अमाइड। सुन लीजिए, N फिनाइल इथेन अमाइड। ठीक है, अब इसका हमें क्या फायदा होता है असाइलेशन करवाने का। ठीक है, तो असाइलेशन के साथ क्या होता है कि असाइलेशन ऑफ एनिलीन reduces its activation effect। अब देखिए जो NH2 ग्रुप है ना, वो यहाँ पर रिंग को एक्टिवेट करता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो रिंग में बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड हो जाते हैं, तो अगर हमें उसकी एक्टिवेशन को डिक्रीज करना हो तो हम इसकी अस्टाइलेशन या फिर असाइलेशन हम इसकी करवा देते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है अपॉन एन एटम, क्योंकि उसके साथ ये जो CO ग्रुप जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, उनकी डीलोकेलाइजेशन यहाँ पर वो करवा देता है टुवार्ड्स द कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, इसलिए तो ये भी रीजनिंग प्रॉब्लम्स में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन 7th, रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। ये क्या होता है, HNO2। ठीक है, ये आप लोगों ने इससे पहले डाइजोनियम साल्ट जब बनाया था उसमें थी ये सेम रिएक्शन, मैंने आपको उस टाइम भी यही बताया था कि अमाइंस में फिर से आएगी। ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस हो, यानी कि बेंजीन के बिना वाले, RNH2 हमने यूज किया उसका जर्नल फॉर्मूला, उसमें NaNO2 विद HCl, क्योंकि इन्हीं दोनों से ही HNO2 फॉर्म किया जाता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसको ऐड किया तो सबसे पहले इसमें भी डाइजोनियम साल्ट जैसी ही एक चीज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, एक कंपाउंड बनेगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव वाला, बट ये चीज अनस्टेबल होगी, जो कि आगे वाटर के साथ रिएक्ट होकर हमें अल्कोहल एंड साथ में N2 गैस रिलीज कर देगी। तो हमने बेसिकली यहाँ पर एंड रिजल्ट याद रखना है, प्राइमरी अमाइंस क्या बनाएंगे, अल्कोहल एंड N2। ठीक है, ओके, ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, और इन्हीं की जगह अगर हम यूज कर लें यहाँ पर एरोमेटिक, तो उसमें तो फिर से डाइजोनियम साल्ट ही बनने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर एरोमेटिक को यूज करते हैं, यानी कि बेंजीन वाले यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एनिलीन, तो एनिलीन में अगर हम ये दोनों चीजें ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, नाम इसका जरूर साथ में आपको नोट डाउन करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हम यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रख देंगे टेम्परेचर, यानी कि 278 केल्विन से, तो हमें फिनोल मिल जाएगी, जैसे वहां पर अल्कोहल मिली थी। ठीक है, तो आल्सो इसकी अगर आप लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाकर इसको थोड़ा सा भी वार्म करते हैं तो हमें फिनोल मिल जाती है डाइजोनियम साल्ट से। ये हमने अल्कोहल फिनोल्स में रीड किया है। ठीक है, सो इससे अगली रिएक्शन आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अमाइंस। ठीक है, तो ये पूरा है, इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग्स रीजन के साथ रिएक्शन करवाना। अब सबसे पहले हिंसबर्ग रीजन का फार्मूला पेपर में आपको पूछा जाता है, वो क्या है, हिंसबर्ग रीजन क्या है, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन के साथ SO2 एंड साथ में है Cl, दिस इज नोन एज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन होगी सबसे पहले प्राइमरी अमाइंस के साथ, ये है RNH2। सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा और ये SOO जो है वो यहाँ पर NRH के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, हो गया इसके साथ अटैच, सिंपल है। अब इसको हम जो भी ये चीज बनती है इसका क्या नाम है, N पर जुड़ा है अल्काइल, N अल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। ठीक है, नाम याद रख लीजिए, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये N के ऊपर हाइड्रोजन है, इसलिए ये किसी अल्कली में या फिर बेस में डिसोल्व हो सकता है, सोलुबल है। अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन, ये वाला मतलब RR और NH, ये H और Cl जाएंगे बाहर, ये चीज बन गई। अब इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन ही है नहीं, सो दिस इज इनसोलुबल इन KOH, इनसोलुबल है, तो यहीं से इनकी डिटेक्शन होती है, ये बनाएगा सोलुबल, ये बनाएगा इनसोलुबल कंपाउंड। ठीक है, और 3rd डिग्री में कोई हाइड्रोजन ही यहाँ पर होगी नहीं, यहाँ पर भी R जुड़ जाएगा,
सो उसकी कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो थर्ड डिग्री रिएक्शन नहीं करेगा, ये बनाएगा इनसोल्यूबल, ये बनाएगा सोल्यूबल वाला कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है अब यहाँ पर रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस। तो सबसे पहले जो एरोमेटिक अमाइंस में अमाइनो ग्रुप है वो रिंग को एक्टिवेट करता है, ये मैंने आपको बताया था। और वो बेंजीन रिंग में ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो ऑर्थो ये वाली पोजीशन एंड ऑर्थो एंड ये पैरा पोजीशन पर आकर वो जुड़ेगा। ठीक है, इसको अगर आप लोगों ने प्रूफ करना हो या इसके बारे में आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वहां पर शो करनी हो तो आप लोग रेजोनेंस बनाएं यहाँ पर एनिलीन की। तो इसको अब मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी हम फिनोल एंड क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम ये भी आप लोगों ने खुद बनाकर देखनी है, इतनी प्रैक्टिस आपकी ज़रूर हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये अपने आंसर में बताना है अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछा जाता है तो। ठीक है, अब इसकी कुछ रिएक्शंस को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी रिएक्शंस अब यहाँ पर कैसे होती है। ठीक है, तो ये है इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, जो हमने यहाँ पर शो की हुई है। तो इसमें अब क्या है देखिए ध्यान से, अगर हम एनिलीन, सो दिस इज एनिलीन, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, एनिलीन की रिएक्शन हुई ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, एक्वस ब्रोमीन के साथ, जैसे फिनोल की होती है वैसे ही सेम टू सेम एनिलीन की है। यहाँ पर सभी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ जाता है, सेम ही फिनोल में होता था। और यहाँ पर भी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं जैसे कि फिनोल में होता था। ठीक है, दोनों की सेम रिएक्शन है। अब अगर हमें यहाँ पर चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड ए प्रोडक्ट, यानी कि सिर्फ एक जगह पर ही Br जुड़े, ऐसे ना जुड़े सभी जगह पर, तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले असाइलेशन करवा देंगे। सो दिस इज असाइलेशन, जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन की थी। असाइलेशन के साथ क्या हुआ था, इसका जो है वो रिंग की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई थी, वो मैंने आपको वहां पर बताया है। तो रिंग की एक्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू असाइल ग्रुप। तो इसको हम बोल देते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप की प्रोटेक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी ब्रोमीन के साथ, तो हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिसमें से कि ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इस असाइल ग्रुप को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे एसिड, और वो यहाँ पर हमें दोबारा से NH2 बना देगा। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, पैरा ब्रोमो, देखिए एनिलीन। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि एनिलीन से बनाएं पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे बनाकर दिखा सकते हैं। ओके, आगे हम ऐसे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद H2SO4। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है। H2SO4 के साथ क्या होगा कि एनिलीन इज बेसिक इन नेचर, तो बेसिक होने के कारण एसिड के साथ वो अपना सोल्ट बना लेगा। सिंपल है, इसका एक H N के साथ जुड़ा और बाकी HSO4 ने इसके साथ आयन बना लिया। अब इसको हमने किया हीट, और यहाँ से SO3H, यहाँ से SO3H जाकर यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, SO3H ही जुड़ेगा, दिस इज नोन एज सल्फेनिलिक एसिड। और ये यहाँ पर रीअरेंज होगा और ये H पॉजिटिव आयन वापस अमोनिया को भेज देगा, और यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो पोल्स बन जाएंगे, तो ये यहाँ पर एक डाईपोलर कंपाउंड बनेगा, दिस इज नोन एज द ज्विटर आयन। ये बहुत बार पूछा जाता है, ज्विटर आयन। ठीक है, डाईपोलर कंपाउंड है, डाईपोलर सॉल्ट टाइप एक चीज बन गई है। ओके, अब यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट की कुछ रिएक्शंस है। वैसे जो इस साल का सिलेबस है उसमें से डाइजोनियम साल्ट का स्पेशल टॉपिक रिमूव किया गया है, बट डाइजोनियम साल्ट की हमने बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं वो पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी यूज़ की हैं, तो इसलिए हम उसको एक बार ज़रूर रीड आउट ये कर लेंगे। ठीक है, बस यही 4-5 रिएक्शंस हैं, इसमें से आधी रिएक्शंस तो आप लोगों ने पहले ही रीड की होंगी। तो ये रहा डाइजोनियम साल्ट, इसको बनाने के लिए हमने एनिलीन के साथ NaNO2HCl ऐड किया था, ये हमने ऑलरेडी की है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोग ऐड करते हैं H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर अल्कोहल, और इसको हम करते हैं हीट, दोनों का सेम प्रोडक्ट है, बेंजीन बनाएगा। डाइजोनियम साल्ट से डायरेक्टली बेंजीन, या फिर आप लोग एनिलीन से बना सकते हैं बेंजीन। ठीक है, अगर हम इसमें ऐड करते हैं KCN या फिर CuCN, तो ये बनाएगा साइनोबेंजीन या फिर बेंजीन ना नाइट्राइल। ठीक है, अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं वाटर एंड इसको करते हैं बॉयल, तो हमें फिनोल मिलेगी, ये मैंने आपको बताया था। और दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर हम इसमें ऐड करते हैं एनिलीन, जैसे फिनोल की डाइजोनियम साल्ट के साथ एक एजोडाई बनती है, वैसे एनिलीन की भी फॉर्म हो जाती है। यहाँ से ये जो है बॉन्ड बनाएगा इस N2 के साथ, और ये हमारे पास एक एजोडाई मिलेगी। ये रिएक्शन यूज की जाती है एनिलीन की डिटेक्शन के लिए। ठीक है, दिस इज द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एनिलीन, कि उसकी एजोडाई बन जाती है।
ठीक है। तो एरोमेटिक की बन जाएगी एजोडाई, एलिफेटिक की बिल्कुल नहीं बनेगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सुनाओ, इसके बाद है अब यहाँ पर बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस बेसिक होते हैं क्योंकि एन एटम के ऊपर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके कारण। ठीक है, और हर एक बेस के लिए हम सोल्व कर सकते हैं उसका डेसोसिएशन कांस्टेंट केबी। केबी की वैल्यू जितनी हायर होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसके ऑपोजिट हम सोल्व कर सकते हैं पी के बी, जैसे हम सोल्व करते हैं पीएच। पी के बी मीन्स माइनस लॉग ऑफ के बी। पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही वीक बेस होगा, ऑपोजिट है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो इसमें आप लोगों ने अब कुछ बातें याद रखनी है, कुछ ऑर्डर्स हमने यहां पर अब याद रखने हैं। सबसे पहला कि एलिफेटिक जो अमाइंस होते हैं, ठीक है, एलिफेटिक यानी कि जिनके साथ ऐसी कोई चेन जुड़ी हो, दीज आर स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया। अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप का होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, वो अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिलीज करेगा और इस लोन पेयर का अटैक हमारे लिए इजी बना देगा। ठीक है, इस और रिलीज कर इलेक्ट्रॉन। ओके, अमोनिया में ऐसा कोई भी ग्रुप है नहीं, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, और इसके बाद आता है गैस फेस में। अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री को, तो गैस फेस में थर्ड डिग्री माइन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। थर्ड डिग्री मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सभी तरफ अल्काइल ग्रुप्स एन के, यानी कि CH3 CH3 CH3, और सेकेंडरी यानी कि कुछ ऐसा होगा। हम बार बार इनको नहीं बनाएंगे, मैं आपको एक बार बनाकर दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेना है। सो दिस इज द प्राइमरी। गैस फेस में ऐसा होता है, एक्वस में अलग होगा, याद रख लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर ओनली वन रीजन, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, जो हमने ऊपर बताया है। तो इसमें आपको अगर कोई पूछे तो सिंपली ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स देयर आर मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, देयर आर ओनली 2, देयर आर ओनली 1, तो इसलिए दिस इज द लेस बेसिक। अब इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा। तो अब आप लोगों ने यहां पर अंडरस्टैंडिंग करनी है कि एक्वस सोल्यूशन में क्या है कि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन सोल्वेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इनमें से ये दोनों फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सोल्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से आप लोगों ने देखना है। अब देखिए, जब अमाइन एक बेस की तरह एक्ट करता है तो उसमें एक H एक्स्ट्रा एड अप हो जाता है, तो ये एक पॉजिटिव आयन उसका यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। सो ये उसका एक पॉजिटिव अमोनियम कटायन बनता है। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ, तो इसे हम बोल देते हैं सोल्वेशन होना। जितनी ज़्यादा सोल्वेशन होगी उतना स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। तो सोल्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और सोल्वेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट के दोनों का जो रिजल्ट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट आता है। तो इन सभी के इफेक्ट्स को ज्वाइन करवाकर हमारे पास जो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर एक ऑर्डर मिलता है बेसिक स्ट्रेंथ का, वो यहाँ पर क्या है कि सेकेंडरी अमाइंस होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, ध्यान रखिएगा ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड डिग्री, फिर आते हैं प्राइमरी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है डाई इथाइल अमाइन, ठीक है, या फिर एन इथाइल ईथेन अमाइन, ये है हमारे पास ट्राई इथाइल अमाइन, और फिर आता है यहाँ पर प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो इसका रीजन अगर आपको कोई पूछे, सो ड्यू टू द सोल्वेशन इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सभी कुछ आपने वहां पर एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, डिटेल में जाने की कोई ज़्यादा जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्पेशल इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस आप लोगों को पता है कि सभी जगह हमें मिलती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है कि जो मिथाइल अमाइंस होंगे उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं शो होगी, ये जो एक फैक्टर हट जाएगा। सो इसलिए ऑर्डर क्या बन जाएगा 2 1 3। एक याद रख लीजिए कि 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा दोनों ही केसेस में। एक्वस में 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग, 2 3 1 और 2 1 3 4 मिथाइल अमाइन जब CH3 जुड़ा होगा, तो उस केस में क्या आ जाएगा 2 1 3 2 1 3। याद रख लीजिए, अच्छे से याद करने से, ये भूल जाता है बार बार, तो एक को याद कर लें, दूसरा आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। ठीक है, 2 को सबसे आगे रखना है। ओके, अब इसके बाद आता है कि जो एनिलीन है, तो एनिलीन की भी बात होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एनिलीन इज वीक बेस देन एलिफेटिक अमाइंस। जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, यानी कि जिनमें बेंजीन रिंग के बिना कोई चेन होती है जुड़ी, उनसे वीक बेस हो जाता है एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन वीक बेस है। ओके, एनिलीन क्यों वीक है? क्योंकि यहां पर जुड़ी हुई है बेंजीन रिंग। सो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द एन एटम
इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन। हमने एनिलीन की रेजोनेंस बनाई थी, ठीक है, मैंने आपको अभी दिखाई थी इससे पहले। उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिंग में शेयर हो जाता है ना, तो इसलिए एन पर क्या बनना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए वो वीक बेस हो जाती है। क्योंकि बेसिक कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि इसके पास है लोन पेयर, तो वो तो यूज होना शुरू हो गया रिंग के साथ, इसलिए, ठीक है। तो ऐसी सिंपल सी बातें आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। कुछ और यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स हैं, तो ये डायरेक्टली आपको पूछे जाएंगे, बस आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला है, अगर कोई जुड़ा हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम इसे बोल सकते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाले यहाँ पर जो अवेलेबल हैं, तो एनिलीन इनके बीच विचाले रह जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है पैरा पर, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, फिर आता है मेटा पोजीशन वाला, फिर सिंपल एनिलीन, एंड ऑर्थो वाले हमेशा वीक होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो, ये ऑर्थो इफेक्ट होता है, ये आपको हायर स्टडीज में आएगा, इसके कारण ये सबसे वीक रहता है, ठीक है। अब अगर हम एनिलीन के ऊपर कुछ यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स को जोड़ दें, तो ये हमारी एनिलीन है, ठीक है, तो ये हमारी एनिलीन है, और ये उसके साथ दो और अमाइंस हैं, और हम उन्हें यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एनिलीन, उसके साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया यानी कि सेकेंडरी बन गया, और उसके साथ अगर दो जुड़ गए तो ये बन गया थर्ड डिग्री, तो यहाँ पर सिंपल ऑर्डर है 3 2 1, ठीक है। तो एनिलीन के साथ आप लोग ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं। और एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइन में से बेंजाइल अमाइन होगा, क्योंकि वो एक एलिफेटिक में आ जाता है, क्योंकि बेंजीन के साथ वाले सी पर है, ये NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ा, अगर वो डायरेक्टली जुड़ा है तो ये रेजोनेंस शो हो जाएगी, तो एनिलीन वीक बेस है देन दिस वन, ठीक है। तो ये आपको बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर्स को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम यहां पर करेंगे डिस्टिंक्शन टेस्ट्स। सो नाउ सबसे पहला है हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी अमाइन वर्सेस सेकेंडरी और द थर्ड डिग्री अमाइन। मतलब एक साइड पर हो आपके लिए प्राइमरी और उसके साथ में सेकेंडरी या फिर थर्ड डिग्री अमाइन, देन हम सिर्फ यूज करेंगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट, या फिर हमने अभी अभी रीड किया था आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्योंकि प्राइमरी अमाइंस में सिर्फ शो होता है, इन दोनों में ये वाला बिल्कुल नहीं शो होगा, तो इसलिए हम ये वाली रिएक्शन परफॉर्म कर देंगे। हम सिर्फ क्या लिखेंगे कि दिस प्राइमरी अमाइन गिव्स दिस टेस्ट बट सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री डू नॉट गिव। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक अमाइन हो प्राइमरी, उसमें हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड KOH अल्कोहलिक ऐड करते हैं, तो आइसोसाइनाइड की फोल स्मेल हमें वहां पर मिलती है। सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री में ये वाली रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। और इनकी कुछ एग्जांपल्स जिन चीजों में आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहला है यहां पर मीथेन अमाइन वर्सेस यहां पर है हमारे लिए डाई मिथाइल अमाइन, तो इसमें शो होगा दिस इज बीइंग द 1 डिग्री, तो इसमें शो हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, मतलब एनिलीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसमें शो होगा दिस इज द प्राइमरी, और ये है सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है, तो इनमें ये वाली रिएक्शन बिल्कुल नहीं शो होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एनिलीन वर्सेस दिस वन, ये है हमारे लिए अब यहाँ पर एक थर्ड डिग्री, इसमें भी नहीं शो होगी, इसमें शो हो जाएगी। तो ऐसे आप लोग इन सभी पेयर्स में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। सिंपल, सबका सेम आंसर है, सिर्फ इस साइड वाली कोई भी चीज हो वर्सेस दिस वन, ये वाला आंसर आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। सो इसके बाद है बिटवीन द सेकेंडरी एंड द थर्ड डिग्री अमाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी और द थर्ड डिग्री अमाइन के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, वी यूज द हिंसबर्ग रीजेंट। तो हमने क्या रीड किया था, सेकेंडरी अमाइन के साथ जब रिएक्शन होगी, दिस इज बीइंग द सेकेंडरी अमाइन, तो ये यहाँ पर अटैच होकर ये वाला एक कंपाउंड बनाएगा यहाँ पर, तो ये कंपाउंड KOH में इनसोल्यूबल होता है। अगर हम यहाँ पर यूज करते प्राइमरी तो वो सोल्यूबल बनाता है, ये इनसोल्यूबल बनाएगा। थर्ड डिग्री इसके साथ रेक्ट ही नहीं होगा, सो थर्ड डिग्री डू नॉट रेक्ट विद दिस रीजेंट, तो सेकेंडरी रेक्ट होता है बट इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाता है इन KOH। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एन मिथाइल इथेन अमाइन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एन मिथाइल है दिस वन एंड इथेन अमाइन, इसके साथ जुड़े हैं 2 कार्बन, तो ये बना सेकेंडरी, इसमें ये वाली रिएक्शन होगी। आगे है एन एन डाई मिथाइल, यानी कि CH3N CH3 और इसके साथ जुड़ा है CH2CH3,
और ये है अब यहाँ पर एक थर्ड डिग्री अमाइन, इसमें ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं शो होगी, इसमें शो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इन दोनों में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं यहाँ पर एरोमेटिक एंड देखिए एलिफेटिक हो, यानी कि एनिलीन के साथ कोई एलिफेटिक हो, तो एनिलीन में क्या बन जाती है, एजो डाई। ये मैंने आपको बताया था कि वो डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट कर कर एजो डाई बना लेती है। बट अगर हम कोई भी एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन लेते हैं, जैसे कि ईथेन अमाइन हो या फिर बेंजाइल अमाइन हो, बेंजाइल अमाइन ये वाला था, ये भी एक प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, बेंजाइल अमाइन ये भी एक प्राइमरी है, और ईथेन अमाइन, ईथेन अमाइन तो हमारा सिंपल है CH3CH2NH2, ये भी एक प्राइमरी अमाइन है। तो इन दोनों में ये जो एजो डाई है ये बिल्कुल नहीं बनेगी, ये सिर्फ एनिलीन में ही बनेगी। तो इसके साथ हम इन दोनों की डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं कुछ ऑर्डर्स ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट्स में अगर हमें इन्हें अरेंज करना हो तो प्राइमरी माइंस के बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे देन सेकेंडरी, और उनके हायर होंगे देन द थर्ड डिग्री। रीजन क्या है, क्योंकि इनमें यहाँ पर N के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो इनमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ड्यू टू लार्ज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें ओनली 1 हाइड्रोजन है और इनमें तो है ही नहीं, तो इसलिए इनमें ज्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर रहेगा। आल्सो अगर हम जनरल जो जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनको यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो इथेनोइक एसिड मतलब कि CH3COOH, फिर आता है इथेनॉल यानी कि अल्कोहल। ठीक है, फिर आता है इथेनमाइन यानी कि CH3CH2NH2, फिर आता है सिंपल इथेन। ठीक है, तो इथेन्स के बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होंगे बिकॉज सिंपल यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इनमें वीक वेंडर वाल अट्रैक्शंस होंगी। फिर आएंगे इथेन अमाइंस, इनमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनमें स्ट्रॉन्ग है अल्कोहल। अब अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से हायर क्यों है ये भी पूछा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है इसलिए। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है। तो इसके बाद है कुछ यहाँ पर सोलुबिलिटी के ऑर्डर्स। ठीक है, तो सोलुबिलिटी के केस में जो यहाँ पर अमाइंस हैं, जो यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिक अमाइंस हैं दैट इज देखिए एनिलीन है, उसकी सोलुबिलिटी लो है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी माइंस, फिर आते हैं प्राइमरी माइंस। ठीक है, तो प्राइमरी माइंस की क्यों हो जाती है, क्योंकि वो वाटर के साथ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, इसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन है इसलिए। और आल्सो जितना हायर मोलिक्यूलर मास होगा उतनी ही लो सोलुबिलिटी होगी। अब एनिलीन के केस में क्या होता है कि ये जो बेंजीन रिंग है ये एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब ये वाटर से रिपेल होता है, अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होता, इसका साइज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देता है, इसलिए इसकी सोलुबिलिटी लो है। ठीक है, और जनरली अमाइंस की सोलुबिलिटी जो है वो अल्कोहल से लो होती है, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इसलिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऊपर भी अभी अभी बताया था। ओके, सो नाउ इसके बाद है अब यहाँ पर जो रिमेनिंग कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम्स थी हमारी रह गई, इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी रीजनिंग प्रॉब्लम्स रिएक्शंस के बीच ही एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है सबसे पहली के जो एनिलीन है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस बिल्कुल नहीं शो होती। ठीक है, सिंपल सा रीजन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं जो कि एक लुईस एसिड होता है, और एनिलीन खुद एक लुईस बेस है, तो लुईस बेस एंड एसिड रिएक्ट कर कर सोल्ट बना लेते हैं, इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आता है कि अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, तो जब हम एनिलीन की करते हैं नाइट्रेशन, तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि HNO3 एंड H2SO4 ऐड किए जाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशंस हैं, तो इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो प्रोडक्ट बनने ही बनने हैं, वो तो इसका एक जो है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी है ही, बट इसमें हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ मेटा जो यहाँ पर प्रोडक्ट है उसका भी बन जाता है। उसका रीजन क्या है ये अब हमें यहाँ पर बताना है। अब होता क्या है कि एसिडिक कंडीशंस में जो एनिलीन है वो एक हाइड्रोजन आयन अपने साथ जोड़ लेता है, तो वो एनिलीन की जगह पर अब यहाँ पर एनीलिनियम आयन बन जाता है, दैट इज एनीलिनियम आयन ये वाला। अब N पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, तो इसके साथ जो रिंग की एक्टिवेशन होने की बजाय डीएक्टिवेशन हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज जो आ चुका है यहाँ पर, तो इसके साथ रिंग में से इलेक्ट्रॉन N की ओर शेयर होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होता है वो यहाँ पर मेटा पोजीशन पर भी ऐड होना शुरू हो जाता है।
तो हम यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, तो वहां से हमें मेटा नाइट्रोएनिलीन यहाँ से मिल जाती है। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास दो प्रॉब्लम्स और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रॉब्लम आती है, हमें जनरली यहाँ पर पूछा जाता है कि जो डाइजोनियम साल्ट्स होते हैं जो कि एरोमेटिक अमाइंस के, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर देखिए एनिलीन का बनाया था, वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन एलिफेटिक अमाइंस जो हमने सिंपल अमाइन का बनाया था, जो मैंने आपको कहा था कि अनस्टेबल है। उसका रीज़न क्या है? ठीक है, उसका रीज़न ये है कि बेंजीन रिंग होने के साथ इस N2 पॉजिटिव के साथ बेंजीन रिंग होती है जो कि पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल यहाँ पर करवा देती है ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये बेंजीन रिंग स्टेबलाइज कर देती है। ठीक है, इसकी सिंपली यहाँ पर रेजोनेंस आप किसी भी बुक में से देख सकते हैं। अगर आपको स्पेशल पूछी जाएगी तो आपने बनानी है, अदरवाइज इतना आंसर यहाँ पर इनफ है। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस के साथ इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डिस्पर्सल यानी कि वो सब में शेयर हो जाता है, इसलिए। ठीक है, इसके बाद आता है कि मिथाइल अमाइन जो होता है, ठीक है, यानी कि दिस वन इन वाटर, जब हम इसे डिसोल्व कर देते हैं, दिस रिएक्ट्स विद द फेरिक क्लोराइड FeCl3 टू फॉर्म द ब्राउन प्रेसिपिटेट्स ऑफ द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है? इसकी आपने रिएक्शन बनाकर दिखानी है। ये है मिथाइल अमाइन, ये वाटर में जाएगा और बीइंग बेसिक इन नेचर यहाँ से हाइड्रोक्सल आयन रिलीज करवा देगा। ये हाइड्रोक्सल आयंस फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट होकर उसके ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बना देंगे, जिनका कि ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से बता सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये थी कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हमने 4-5 रीजनिंग प्रॉब्लम्स को इन द रिएक्शंस के बीच में मैंने आपको बताया है, जैसे कि गैब्रियल पैथेलेमाइड रिएक्शन में थी, ऐसे ही और बहुत सारी रिएक्शंस में मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बताई हैं। और जितने भी बेसिक करैक्टर्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सोल्युबिलिटी के ऑर्डर्स हैं वो भी सभी रीजनिंग में ही पूछे जाते हैं, वो भी आप लोग वहाँ पर बता सकते हैं। और एक दो अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सबसे पहले एनिलीन से बनाएंगे 4 ब्रोमो एनिलीन। ये जो हमने यहाँ पर असाइलेशन वाली रिएक्शन की थी, जिसमें हमने की थी प्रोटेक्शन ऑफ द दिस, ठीक है, एनिलीन, देखिए अमाइनो ग्रुप। ठीक है, वही वाली सेम रिएक्शन है। सबसे पहले इसकी की जाएगी प्रोटेक्शन मतलब असाइलेशन, फिर इसमें ब्रोमीन ऐड की जाएगी तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा, ये पैरा प्रोडक्ट। इसमें हम एसिड या फिर बेस ऐड कर कर इसे रिमूव कर कर यहाँ से बना लेंगे 4 ब्रोमो एनिलीन। जब भी आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आए तो आपने दोनों साइड की स्ट्रक्चर्स को बनाकर रख लेना है, एक साइड पर इसको, एक साइड पर इसको, फिर सोचना है कि हम क्या यूज़ करते थे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग एक रास्ता बनाकर इस तक यह पहुँच सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और एक्शन है, दैट इज डाइजोनियम क्लोराइड को बनाना है नाइट्रोबेंजीन। तो ये भी सिंपल है, हमने रीड किया था। डाइजोनियम क्लोराइड में हम ऐड कर देंगे H3PO2 एंड वाटर, तो ये बना देगा बेंजीन। सिंपल बेंजीन की आप लोग सिंपली करवा दें नाइट्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, तो ये बना देगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये भी सिंपल है। ऐसे ही बेंजोइक एसिड से हम बना सकते हैं एनिलीन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है बेंजोइक एसिड। सबसे पहले इसमें अमोनिया ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CONH2 यानी कि अमाइड बन गया, बेंजा अमाइड। ये क्या है? बेंजा अमाइड, ये है बेंजोइक एसिड। इसमें ऐड किया Br2KOH। ये कौन सी रिएक्शन है? याद कीजिए, इसी वीडियो में बताई है। दिस इज होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो इसके साथ क्या होगा कि यहाँ से ये जो CO हट जाएगा और एनिलीन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये सभी रिएक्शंस यूज होती रहती हैं। ठीक है, तो इनकी कन्वर्जन्स के लिए हम कुछ अलग से वीडियोस बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने एक पूरी सीरीज इसकी बनाई हुई है, बट हम इस साल के सिलेबस के लिए एक अलग सीरीज दोबारा से बना देंगे, ये चैप्टर वाइज, जिसमें के सभी होंगी रिएक्शंस, तो उसमें आपकी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स अब आप लोगों को अच्छे से सोल्व करनी है। ठीक है, तो ये था आपके लिए अमाइंस का 1 शॉट रिवीजन। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके साथ आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अगर आप लोगों ने सोल्विंग करनी है तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व कर सकते हैं, NCERT एक्सरसाइज को रीड कर सकते हैं, उसके साथ आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसके साथ हमारे ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और अच्छे से इन सभी वीडियोस की अंडरस्टैंडिंग करें और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।